अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर के अंदर हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 9 केमिस्ट्री का जो अभी सेकंड एनुअल एग्जाम हुआ है ना सितंबर में 2025 में। इसके जो एमसीक्यूज आए वो अच्छा, मजे की बात बताऊं, तुम लोग हैरान हो जाओगे। जो मैंने कहा वो सच हुआ। अच्छा, कैसे? पहला एमसीक्यू पढ़ो, जल्दी 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 पढ़ो। पहला एमसीक्यू कहता है कि स्टडी ऑफ केमिकल चेंजेस डेट अकर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म डन। बायोकेमिस्ट्री इसका जवाब है, बाकी कोई भी जवाब नहीं है। अच्छा, अब टेस्ट पे आओ। ग्रेन टेस्ट जो हम आपको फ्री में दे रहे होते हैं ना, जो कि हमने कहा हुआ है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अटेम्प्ट करो। जिस बच्चे ने हमारा केस पेपर देखा उसका ये पहला पहला जाके खोलना, पहला पहला जाके खोलो। ठीक है, ये मैंने खोला हुआ है यहाँ पर। फिर से दिखा देता हूँ, यहाँ पर आपको खुलेगा ये, जस्ट एक सेकेंड दो। ये खुल गया। अब यहाँ पे आप क्या करो, नेक्स्ट करो। ये पूरा हमारा ग्रेन टेस्ट है। और दूसरा नंबर एमसीक्यू पढ़ो, द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट ऑफ बायोकेमिस्ट्री से जवाब है। पहला पहला एमसीक्यू हमारे ग्रेन टेस्ट से आके लगा है। आगे ये जो सारे हैं ना, आगे जब आप जाएंगे सारे के सारे हमारे टेस्ट से रिपीट हो रहे हैं। सारे जो हमने ये जो सारे एमसीक्यूज थे सिर्फ और सिर्फ हमने फ्री में दिए हुए थे सब बच्चों को, हर बुक के हर चैप्टर के 10-10। अब बच्चे हमारे पास परेशान होते हैं, सर लॉन्ग शॉर्ट भी तो इम्पोर्टेंट होता है। बेटा, जिसने हमारे एमसीक्यूज कर लिए उसका एमसीक्यू पेपर तो फुल हो गया, लेकिन अब बीसी की बात आती है, वो हम देते हैं बेच वालों के लिए। ये अलग शीट है। इसमें हर हर चैप्टर के अंदर आपके पास 20 एमसीक्यूज हैं, और इसके साथ साथ आपके पास क्या है, शॉर्ट भी है, लॉन्ग भी है, डिट्टो कॉपी जो आपके फेडरल बोर्ड के एग्जाम में आके लगते हैं। बेटा अब देखें, यहाँ पर शॉर्ट में आपको एक सवाल मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज मीन बाय बीईसी और हाउ आर बीईसीज फॉर्म्ड। अब मजे की बात, जाएं आप हमारे ग्रेन टेस्ट के अंदर, नेक्स्ट में देखना हमारे पास लॉन्ग शॉर्ट कैसे आंसर्स हैं। ये रहा, व्हाट इज बीईसी, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम प्लाज्मा इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेशन। वही सवाल है, वर्डिंग चेंज है। हाउ आर बीईसीज फॉर्म्ड, हमने डिफरेंस पूछा है। अगर आप इसका जवाब दे सकते हो उसमें भाई मसला क्या है। अगर तुम्हें ये तो एक एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट है, हाउ इज दिस फॉर्म, यानी दो कॉन्सेप्ट्स को मिलाया जा रहा है, वो तो उससे भी आसान सवाल है। चलो मजे की बात, ये सवाल आ गया। ये मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ पेड मटेरियल। एक और सवाल है, कंपेयर सॉल्यूशंस एंड कोलॉइड्स, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग सॉल्यूशन, कोलॉइड्स एंड सस्पेंशन। और जब भी मैं ऐसे सवाल अपने बेच वाले बच्चों को करवाता हूँ तो मैं उन्हें कहता हूँ ये लिखना है तो 4 पॉइंट्स डालने, कम से कम 4 तो याद करके जाओ। 5वां तुम्हारा पॉइंट ये एग्जाम्पल्स होगी इनकी, सॉल्यूशन की एग्जाम्पल क्या है ये वो नहीं, 3 पॉइंट्स लिखने हैं और एक एग्जाम्पल, देन चौथा सेक्शन, यानी 4 कॉलम भरने। ये एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन होता है प्रॉपरली ना। देख लें आपके सामने सारी चीज़ें। ये पेड बच्चे जो है ना उनको दिया हुआ है, जो यानी बेच के बच्चे, उनके लिए उन्होंने यहाँ से प्रैक्टिस की थी। देखना आएंगे मार्क्स, उसकी भी हम रिजल्ट लगाएंगे, देखिएगा 98% वगैरह वगैरह। तो ये हम बेच वाले बच्चों को देते, जो जो बेच का बच्चा था उसने ये लेके गया भैया, उसका पेपर टिप टॉप हो गया। अगर आपको भी ये चाहिए सारे, आप बेच ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो भैया फ्री वाले पढ़ें। एमसीक्यूज है, खाली उसकी तैयारी कर लो। एमसीक्यूज में मैं आपको गारंटी दूंगा आपका डन है, ठीक है, 100%। आपको हाँ, ये अगर क्वेश्चन आंसर चाहिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसको लिखते कैसे हैं, सारे रट्टे नहीं लगते, प्रैक्टिस कर ली, लिखते कैसा सवाल जवाब, वो हमारी बैच के अंदर एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन होते हैं, उसकी डिटेल आपको दी जाएगी। वो लिखना सिखाते हैं आपको, डेट इज वाई हमारी बैच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अब हम आते हैं सॉल्यूशन के ऊपर कि हमारे पास ये है, हम इसको सॉल्व कैसे करें और क्या क्या कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग है। तो आते हैं हम इसके सॉल्यूशन के ऊपर, तो आ जाओ। So MCQs number 1, study of chemical changes that occur in living organisms is done in biochemistry, analytical chemistry, physical chemistry, inorganic chemistry. तो क्या है केमिकल चेंजेस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, वो उसने कहा है कि वो कौन सा जो है ना ऑप्शन करेक्ट है इसमें। सो करेक्ट ऑप्शन इज बायोकेमिस्ट्री, दैट इज बेसिकली द स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेसेस, केमिकल चेंजेस दैट अकर इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आपको पता है कि बायो मीन्स क्या होता है, लाइफ। तो बायोकेमिस्ट्री जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो केमिकल चेंजेस होते हैं उसको क्या होती है, बायोकेमिस्ट्री होती है। इसके अलावा अगर बी ऑप्शन देखिए एनालिटिकल केमिस्ट्री, वो क्या है, केमिकल सब्सटेंसेस को फोकस या उसको एनालाइज करने के की जो केमिस्ट्री होती है, जो ब्रांच होती है केमिस्ट्री की, उसको एनालिटिकल केमिस्ट्री कहते हैं। और फिजिकल केमिस्ट्री फिजिकल प्रिंसिपल्स होते हैं उनको डिफाइन करती है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारे जो है ना इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट इज द एलिमेंट्स ऑफ डैश हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर शेल। सो
कौन से जो है ना एलिमेंट्स हैं जिनका जो है आउटर शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ग्रुप 2, ग्रुप 1, ग्रुप 3 या फिर ग्रुप 7। सो अगर हम ग्रुप 2 की बात करें, ग्रुप 2 के अंदर जो है ना इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ग्रुप 1 है। ग्रुप 1 क्या है? अल्कली मेटल्स होते हैं ये, जिसमें जो है उसका जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसके अंदर सिर्फ, यानी कि वैलेंस शेल के अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है, लाइक लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। तो अगर इसको हम जरा देखें, लिथियम का आपको पता है कि जो है एटॉमिक नंबर जो होता है वो 3 होता है, मतलब कि उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये उसका अगर इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस बनाए, उसके फर्स्ट शेल में आपको पता है सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है ना एग्जिस्ट करते हैं, और सेकंड जो है ना उसमें 1 आएगा, क्योंकि हमें पता है लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 3 होता है। ठीक है, सो ये जो है ओनली 1 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इन सब शेल ऑफ लिथियम। ठीक है, ग्रुप 1 में एक मैंने लिथियम की एग्जांपल दी। सेकंड एग्जांपल अगर हम सोडियम देख रहे हैं, सोडियम में हमें पता है 11 इलेक्ट्रॉन्स टोटल होता है, यानी कि उसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो अगर हम उसको ड्रॉ करें उसका स्ट्रक्चर, तो फर्स्ट जो है इसमें अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकेंड में आपको पता है जो है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो टोटल 8 होते हैं, यानी कि 2 के पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, ये मैं पर्पल से इसको शो करवा देती हूँ आपको। ठीक हो गया। तो मैंने अभी आपको क्या बताया है कि सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 11 होते हैं। तो 8, 9, 10 हो गया। तो और आउटर मोस्ट शेल में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, और ये कौन सा मैंने आपको बताया है, सोडियम। ठीक है, सोडियम में कितने होते हैं, टोटल 11 होते हैं। अगर हम जो है एक और एग्जांपल इसके लिए लेते हैं, पोटाशियम। पोटाशियम का मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ। वन टू थ्री, एक और आएगा। ठीक है, और इसमें कैसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसमें होते हैं, सोडियम में होते हैं 19 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, थर्ड शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, और जो लास्ट शेल है उसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो टोटली कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 19 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से होते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना इसका मतलब है कि जो ग्रुप 1 है, जो अल्कली मेटल्स है, वो उसके जो वैलेंस शेल है उसमें ओनली 1 जो है इलेक्ट्रॉन वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन 2 एटम्स शेयर 1 और मोर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कि कौन सा जो है ना बॉन्ड बनता है जब एक जो है एटम वो एक या एक से ज्यादा जो है इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज आयनिक बॉन्ड, सेकंड इज कोवलेंट, थर्ड मेटालिक बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवलेंट क्या है, कोवलेंट बॉन्ड क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है जो कि एटम्स या इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। ठीक है, और बॉन्ड बनाता है, एक स्टेबल जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करता है। ठीक है, इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो एग्जांपल इसकी आएगी, वाटर की एग्जांपल ले सकते हैं हम। वाटर का आपने देखा है मॉलिक्यूल किस तरह से होता है, H2O, हमें पता है उसका फॉर्मूला क्या है, H2O, यानी कि एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो कि 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच होता है। तो ये जो बॉन्ड इधर बन रहा है ये कौन सा बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, इसी तरह एक और ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल आ जाए अगर, तो इसके साथ ये वाले हाइड्रोजन बॉन्ड एक वीक बॉन्ड बनाएंगे, और फर्दर ये जो है ना किसी और अदर जो 2 हाइड्रोजन एटम्स है उनके साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो ये वाला जो बॉन्ड है वीक बॉन्ड, ये बेसिकली कौन सा बॉन्ड होता है, ये होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, बहुत ही वीक बॉन्ड होता है। सो अगर हम यहाँ पे इसका आंसर बताएं, इसका मतलब क्या है, जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो इजीली जो है बॉन्ड एक दूसरे के साथ बनाते हैं। ठीक है, आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं है, अब ये क्वेश्चन आता है कि क्यों आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं बनाता। आयनिक बॉन्ड का क्या होता है, ट्रांसफर का इलेक्ट्रॉन, वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करता है,
एक एटम से इलेक्ट्रॉन्स दूसरे इलेक्ट्रॉन्स में जंप करते हैं, ठीक है, आयनिक बॉन्ड में। और जबकि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो बेसिकली वीक बॉन्डिंग होती है, जैसे मैंने आपको इधर ड्रॉ करके दिखाई है। ये वाली जो बॉन्डिंग जो हाइड्रोजन और अदर ऑक्सीजन के दरमियान में बन रही है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वीक बॉन्ड होता है, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन कौन सा हमारे पास यहाँ पर, थर्ड ऑप्शन है मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड बेसिकली डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मेटल के अंदर फ्री फॉर्म में घूम रहे होते हैं, ठीक है, उनका स्पेसिफिक कोई पोजीशन नहीं होती। तो इस वजह से तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, कोवलेंट बॉन्ड आ रहा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब कौन सा हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड है, हमारे पास जो है ना ऑप्शंस आए यहाँ पर। CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये वाला कौन सा है, ये इथीन है, ठीक है। नेक्स्ट जो है ये जो है ना हमारे पास इसके जो 4 ऑप्शंस है इसमें पहले मैं आपको बताती हूँ करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ये वाला है इथेन, डी ऑप्शन, CH3 CH3। अब आपको पता होना चाहिए कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का क्या मतलब है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होते, सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। जबकि CH2 और CH2 ये जो ए ऑप्शन है ये कौन सा है, इथीन है, ठीक है, इसमें डबल बॉन्ड एक्सिस्ट कर रहा है, तो मतलब ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सेकंड जो ऑप्शन आपके पास है विनाइल क्लोराइड की है, बी ऑप्शन, उसमें भी डबल बॉन्ड आ रहा है, तो ये भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। थर्ड जो है इथाइन है, उसमें ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, ये ट्रिपल बॉन्ड वाला भी जो है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या है, डी ऑप्शन है इथेन, ठीक है। अब इसका अगर आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करो तो वो कैसे ड्रॉ होगा, CH3 बॉन्ड CH3, ठीक है। और इसमें क्या है, सिंगल बॉन्ड। अगर हम इसको खोल के लिखें तो ये कैसे आएगा, एक जो कार्बन एटम है वो 4 बॉन्ड्स बनाता है, ठीक है ना, ये कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। तो ये क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। जबकि जो अदर ऑप्शंस हैं कौन कौन सी ऑप्शन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर मैं इसको ड्रॉ करूं आपके सामने तो ये कैसे, ए ऑप्शन वो कैसे बनेगा आपके पास, डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा और एक यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, इसी तरह से इस साइड भी, लेकिन जो दरमियान में है वो क्या रहेगा, डबल बॉन्ड रहेगा। जबकि हमें पता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड नहीं होता है। लाइकवाइज विनाइल क्लोराइड का भी ऐसे ही है और इथाइन का भी ऐसे ही जो है ना स्ट्रक्चर है, उसमें ट्रिपल बॉन्ड आएगा। जबकि जो ए ऑप्शन है इथेन वो जो है करेक्ट ऑप्शन है, वो क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सिंगल बॉन्ड एक्सिस्ट करता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, ठीक है। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग एजेंट इन द गिवन रिएक्शन। अब इसमें रिड्यूसिंग एजेंट क्या है हमारे पास, वो उसने पूछा हुआ है, तो हम इसको ज़रा सा यहाँ पर लिख लेते हैं। क्या हमारे पास है, ये Fe2O3 प्लस 3CO रिएक्शन हो रहा है और क्या बना रहा है आगे, 2Fe प्लस 3CO2, ठीक है, ये रिएक्शन है। अब उसने इसमें पूछा है कि इसमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, ठीक है। सो हम ऑप्शंस पहले देख लेते हैं। ऑप्शंस है Fe2O3, सेकेंड ऑप्शन CO, थर्ड ऑप्शन Fe और फोर्थ ऑप्शन CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर हम इसका हम देखें, हमें पता है ओवरऑल अगर हम रिएक्शन देखें तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड, मतलब के CO, ठीक है। ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। अब आपको पता है रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, अ सब्सटेंस दैट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन्स, मतलब किसी को इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करता है और या फिर दूसरे को रिड्यूस करता है, वो वाला क्या होता है, रिड्यूस, उसको क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। अब यहाँ पर जो है जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसने क्या किया है, रिड्यूस किया है F2CO3, इसको जो है रिड्यूस किया है, ऐसे ही है, इसको रिड्यूस किया है और क्या है, उसको क्या बना दिया है, आयरन ऑक्साइड बना दिया यहाँ पर, अगर आपको नज़र आ रहा हो
यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देख लें ये वाली, तो 2Fe बना है, ठीक है, मतलब उसको आयरन बना दिया उसने, उसको रिड्यूस करके कार्बन मोनोऑक्साइड ने। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, CO हुआ, ठीक है। खुद उसने क्या किया है, रिड्यूसिंग एजेंट का आपको डेफिनेशन पता है कि वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके खुद रिड्यूस या फिर दूसरों को रिड्यूस कर देता है। तो उसने क्या किया है, Fe को 2 इलेक्ट्रॉन्स देकर उसको रिड्यूस कर दिया, खुद ऑक्सीडाइज हो गया, तो फिर वो क्या बना, CO, ठीक है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन्स इन हायर एनर्जी लेवल्स आर क्लोजर टू न्यूक्लियस, लेस एनर्जेटिक, स्टेबल, फार फ्रॉम न्यूक्लियस। अब जो इलेक्ट्रॉन्स वो कह रहे हैं कि हाई एनर्जी लेवल पे हैं, वो क्या होंगे इन ऑप्शंस में से। अगर मैं यहाँ पर आपको जो मैंने ऊपर इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ किए हैं, ये हम देखें, ये वाला फर्स्ट वाला देखें, अगर ये लिथियम का मैंने एटम बनाया था। अब जो इलेक्ट्रॉन वो कह रहा है कि जो न्यूक्लियस से दूर होगा वो क्या होगा, सॉरी हाई एनर्जी लेवल पे होगा, वो क्या होगा, क्लोजर टू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के करीब होगा। बल्कि हम जो है ना पोटाशियम की एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर, कि मैंने पोटाशियम का जो स्ट्रक्चर बनाया है ये वाला, ये वाला। अब ये जो दरमियान में छोटा सा बनाया है ये न्यूक्लियस है, और इसका जो है ना सपोज आउटर मोस्ट शेल में ये एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है, ये वाला न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन से क्लोज है, बहुत दूर है, ठीक है। लेस एनर्जेटिक सेकंड ऑप्शन है। अब हमें पता है कि जितना न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के करीब होगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होगा, उतनी ही उसकी एनर्जी कम होगी। जब इलेक्ट्रॉन ने लोअर एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पे जंप करना होता है, तो वो एनर्जी हमेशा गेन करता है, और जब हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल, लो ऑर्बिट पे उसने जंप करना होता है, तो फिर वो एनर्जी लूज करता है। तो इससे हमें क्या मतलब समझ में आई, कि जो हाई एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन पड़ा है उसकी एनर्जी हमेशा जो है हाई होगी एज कम्पेयर टू लो लेवल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग अगर हम जो है ना ऑप्शन देखें, तो वो ऑप्शन जो करेक्ट होगी वो होगी फार फ्रॉम न्यूक्लियस, ठीक है, डी ऑप्शन। कैसे, इलेक्ट्रॉन्स इन हाई एनर्जी लेवल्स आर फार फ्रॉम न्यूक्लियस, ठीक है। ये जो है ना सबसे ज़्यादा अंडरस्टूड बात बनती है। लेस एनर्जेटिक नहीं हो सकता, क्योंकि जितना जो है हाई लेवल पे इलेक्ट्रॉन होगा, न्यूक्लियस से दूर होगा, उतनी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो बी ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है, लेस एनर्जेटिक नहीं है। हाँ, यहाँ पे अगर मोर एनर्जेटिक लिखा होता तो ऑप्शन करेक्ट होगी। नेक्स्ट जो है ना वर्ड सी ऑप्शन है स्टेबल। स्टेबल, जो हाई एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन होता है वो स्टेबल नहीं होता, ठीक है। जितना न्यूक्लियस से करीब होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन स्टेबल फॉर्म में होगा। थर्ड, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। अब फोर्थ ऑप्शन है फार फ्रॉम न्यूक्लियस। जाहिर है जो हाई एनर्जी लेवल पे जो इलेक्ट्रॉन होगा वो दूर होगा एज कम्पेयर टू लो एनर्जी लेवल पे जो न्यूक्लियस होगा, इलेक्ट्रॉन होगा वो न्यूक्लियस के करीब होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी। तो स्टूडेंट्स, हमारे इस साल की आखिरी बैच का आगाज़ होने जा रहा है, जो कि मार्च के अंदर और अप्रैल के अंदर जो आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं फेडरल बोर्ड के, ग्रेड 9 और 10 के, और उसके बाद जो क्लास 11 के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, उसकी तैयारी के लिए फ्रॉम ज़ीरो आपकी ये बैच स्टार्ट की जा रही है, जिसकी लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन है। उससे पहले आपको एनरोल करवाना होगा 28 सितंबर 2025 तक, ये लास्ट डेट है हमारी। अच्छा जी, इसकी फ़ी आपको पता है कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 300 रुपये पर महीना एक सब्जेक्ट, यानी 300 रुपये पर महीना सब्जेक्ट आप पे करें। आपके चैप्टर टेस्ट होंगे, लाइव क्लास रिकॉर्डिंग्स होगी, मंथली टेस्ट लिए जाएंगे, होमवर्क दिया जाएगा। जो टॉपर बच्चे होते हैं हमारी एकेडमी के, जिनकी टॉप परसेंटेजेस आ रही होती हैं 505 मार्क्स, 499 मार्क्स एंड 509 मार्क्स, ये जो टॉप बच्चे होते हैं इनके नोट्स, और साथ साथ ये सारी की सारी फैसिलिटी, टीचर सपोर्ट, कोई सवाल है, डाउट क्लासेस हो गई, और सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम के अंदर लिखा कैसे जाता है, बच्चों को तो लिखना ही नहीं आता, वो सारी सिर्फ और सिर्फ 300 रुपये में पर महीना एक सब्जेक्ट। तो अच्छा जी, रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएं इस चीज़ की? ये आपके पास नंबर है, इस नंबर पे आप हमें क्या करें, मैसेज करें व्हाट्सएप पे, सर हमें आपकी बैच ज्वाइन करनी है, क्लास 9 की, क्लास 10 की, क्लास 11 की, हमें ये सब्जेक्ट पढ़ना है, आप हमें पेमेंट का मेथड बता दें। ये सारी डिटेल्स, पेमेंट कहाँ पर भेजनी है, रिसिप्ट आपको शेयर करनी है, आगे क्या प्रोसेस है, छोटा सा कुछ नहीं करना, खाली ये मैसेज कर देना है, हमारी टीम आपको पूरा गाइड करेगी और बैच के अंदर ऐड करेगी। अटेम्प्ट करें, आप ग्रैंड टेस्ट दें जहाँ से 80% पेपर मिलता है, गेस्ट पेपर, आपके एग्जाम के अंदर सारे मार्क्स। और मज़े की बात बताऊँ क्या है, अगर आपकी 83% से कम मार्क्स आते हैं
तो आपको 100% फी रिफंड कर दी जाएगी आखिर में जब रिजल्ट आएगा, क्योंकि हमारी एक लगी हुई है इतने सालों की मेहनत, जहाँ पर किसी बच्चे के मार्क्स कम आते ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास बेहतरीन दुनिया के टीचर्स हैं, फैसिलिटीज़ हैं, वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं साथ साथ, जो कि बच्चों को पर्सनली गाइड करते हैं, मेंटर करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एंड यू कैन ज्वाइन दिस। और अगर नहीं आते आपके मार्क्स, हम आपको पूरा रिफंड देने के लिए तैयार हैं, जो कि आज तक कभी नहीं हुआ। नेक्स्ट है नंबर ऑफ एटम्स इन 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज। अब जो है आप इसको देखें, नंबर ऑफ एटम्स इन 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू एवोगेड्रस नंबर 6 क्या वैल्यू होती है 1 मोल की, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन की क्या वैल्यू होती है हमें पता है, इट्स 6.022022 इंटू 10 की पावर 23 होती है। ठीक है, अब यहाँ पे उसने पूछा है नंबर ऑफ एटम्स इन 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के 2 मोल्स में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये वाली जो वैल्यू है इसको हम अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या ऑप्शन आएगा, ये वाला ऑप्शन आएगा 1.204 इंटू 10 की पावर 24। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी। ठीक है, ये जो है फर्स्ट ऑप्शन भी गलत है। सेकंड ऑप्शन की अगर हम बात करें तो सेकंड ऑप्शन जो है ना 1 मोल की जो है ना वैल्यू है, उसके साथ अगर हम, अब उसने 2 मोल्स की जब पूछा है तो फिर हमने उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो सी ऑप्शन जो आंसर है वो करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है विच आयन इज यूजुअली फॉर्म्ड बाय क्लोरीन। क्लोरीन कौन सा आयन फॉर्म करती है, तो इसका पहले मैं आपको करेक्ट आंसर बता देती हूँ। करेक्ट आंसर क्या है, क्लोरीन Cl नेगेटिव। ठीक है, क्लोराइड आयन। ठीक है, ये करेक्ट ऐसे है क्योंकि ये स्टेबल नोबल गैस है। ठीक है, अगर हम बात करें Cl पॉजिटिव की, तो ये Cl पॉजिटिव क्या है, बेसिकली अनस्टेबल क्लोरीन है, और उसको जो है ना इलेक्ट्रॉन गेन करके वो अपने आप को स्टेबल बनाता है, Cl नेगेटिव आयन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, बी ऑप्शन जो है Cl2 ये स्टेबल आयन नहीं है, और Cl2 पॉजिटिव जो डी ऑप्शन है वो भी जो है ना टिपिकल आयन नहीं है। बेसिकली Cl2 क्या है, मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, सी, Cl नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट है द फंक्शनल ग्रुप इन अमाइंस इज। अब फंक्शनल ग्रुप अमाइंस में फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है, हमें पता है यहाँ पे OH ग्रुप जो है वो क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, जो एल्कोहलिक ग्रुप होता है। ठीक है, COOH जो बी ऑप्शन है, COOH ग्रुप, ये कौन सा ग्रुप होता है, हाइड्रोक्सिल कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ठीक है, नेक्स्ट जो है CHO, ये कौन सा ग्रुप है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है, और डी ऑप्शन NH2, ये जो है हमें पता है ये अमाइनो ग्रुप है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी। नेक्स्ट है वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन इज मीट। ऑब्वियसली हमें पता है मीट जो है ना मेन सोर्स है प्रोटीन का, जो बाकी ऑप्शन है वो ठीक नहीं है। ऑयल की अगर हम बात करें, हमें पता है ऑयल क्या है, फैट है, फैटी एसिड्स होते हैं उसमें, वाटर में मिनरल्स होते हैं, और कोई मैक्रो मॉलिक्यूल्स नहीं होते लाइक प्रोटीन्स, फैट्स या कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते। जो डी ऑप्शन है शुगर, शुगर इटसेल्फ क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, तो वो भी नहीं हो सकता। तो हमें जो प्रोटीन मिलता है वो मेन सोर्स जो प्रोटीन का वो क्या है, मीट है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है कैटालिटिक कन्वर्टर्स हेल्प इन कंट्रोलिंग द एमिशन ऑफ। जो कैटालिटिक कन्वर्टर्स हैं वो किस चीज़ को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं, तो ऑप्शंस यहाँ पे आपके पास लिखी हुई हैं। Cl2 लिखा है क्लोरीन, वो बेसिकली क्या है, कैटालिटिक कन्वर्टर्स में के साथ एसोसिएट, उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। ठीक है, और N2O2 ये क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ये बेसिकली ग्रीन हाउस गैस है, तो इसका भी कैटालिटिक कन्वर्टर्स में कोई रोल नहीं है। नेक्स्ट है कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड है। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका जो है ना करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि हमें पता है ये जो है कैटालिटिक कन्वर्टर्स में यूज़ होता है, और जो है ना इसके एमिशन को कंट्रोल करने के लिए हेल्प आउट करता है। ठीक है, और हीलियम जो है वो बेसिकली बिल्कुल भी कोई डेंजरस गैस नहीं है, तो ये जो है ना इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी। ठीक है, नेक्स्ट है लास्ट MCQs है मोस्ट कंप्रेसिबल स्टेट ऑफ मैटर, कि कौन सा जो स्टेट ऑफ मैटर है उसको बहुत ज़्यादा हम कंप्रेस कर सकते हैं, तो
गैस, लिक्विड, सॉलिड और प्लाज्मा, इन सारे ऑप्शंस में जो करेक्ट ऑप्शन है वो है गैस। अब हमें पता है जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत एटम्स जो होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, मतलब उनके दरमियान में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा होती हैं एज कम्पेयर टू लिक्विड। और सॉलिड में आपको पता है पैक्ड फॉर्म में जो है एटम्स आपस में जुड़े हुए होते हैं, बिल्कुल पैक फॉर्म में। वो जब उनको एनर्जी मिलती है या उनको कंप्रेस किया जाता है तो अपनी ही जगह पे वाइब्रेट करते हैं, जबकि लिक्विड बहुत ही कम अमाउंट में जो है ना कंप्रेस होते हैं। तो सो करेक्ट जो ऑप्शन है वो क्या है, गैस है। गैस के अंदर के जो मॉलिक्यूल्स है या एटम्स है उनके दरमियान में इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस या इंटरमॉलिकुलर स्पेसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। जब हम गैस को कंप्रेस करें तो क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स या जो एटम्स जो दूर दूर होते हैं वो करीब करीब आ जाते हैं, तो उसको जो कंप्रेस करना ज़्यादा इजी होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन है गैस। तो देखिए मसला बताऊं कहाँ आता है। मसला इस जगह पर आता है कि जब हमारा जो स्टूडेंट है वो देने जाता है एग्जाम, तो उसे यही नहीं पता होता एग्जाम लिखते कैसे हैं एग्जाम के अंदर। अच्छा जी, उसका कॉन्सेप्ट अच्छा होता है, उसको चीज़ें आ रही होती है, लेकिन उन्हें अल्फाजों में बयां कैसे करें वो तो पता ही नहीं है। अंग्रेजी अगर आप देखें माशाल्लाह से उसकी इतनी अच्छी होती है कि शेक्सपियर खुद रोने पर आ जाता है। अब देखो जी, हमारे पास हमारी बैच के अंदर हम बच्चों को लिखना सिखाते हैं, ये देख रहे हैं, ये नोट्स में आपको दिखा रहा हूँ। इस तरीके से एक एक सवाल को लिखने का जवाब सिखाया जाता है फ्रॉम बेसिक, जीरो से लेकर कि आप लिखें कैसे कि जो एग्जामिनर है आपके फुल बाय फुल मार्क्स दे आपके। ये जो सिर्फ और सिर्फ फैसिलिटी है ये हमारे बैच वाले बच्चों के लिए है। सो देखिए इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके हमारे बैच के अंदर एनरोल हो सकते हैं और जिसके अंदर आप भी इसी तरीके की एग्जाम राइटिंग सीख सकते हैं। तो अभी आएँ और अभी एनरोल करें।